नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर जूलॉजी में पार्ट 6 हमारा चल रहा है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी का आज अपने इतिहास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इतिहास में जो सबसे मुख्य बात आ रही है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो बेयर का नियम और एक है हेक्कल और मुल्लर का जाति आवर्तन या जाति पुनरावर्तन का सिद्धांत, जिसको ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेयर के नियम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। बेयर ने जो बात कही थी, कार्ल वॉन बेयर ने, इन्होंने सबसे पहले बात कही थी कि परिवर्तन के समय सामान्य लक्षण पहले प्रदर्शित होते हैं और विशेष लक्षण बाद में प्रकट होते हैं। ये बात अपने कल देखी थी। तो इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था। जैसे कोई बात करें कोई भी जंतु की, जैसे हम कोर्डेट की बात करते हैं, तो कोर्डेट के अंदर जो सामान्य लक्षण हैं, जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि नोटोकोड है, नर्व कोड है, गिल स्लिट्स है, ये पाए जाते हैं। ये इसके कौन से लक्षण हो गए? कोर्डेट के सामान्य लक्षण होते हैं जो पहले विकसित होते हैं, उसके बाद में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। और विशिष्ट लक्षणों में जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि गिल्स मौजूद होंगे, लंग्स मौजूद होंगे, या टेट्रापोड होंगे, या उनमें फिन्स पाए जाएंगे, या पंख पाए जाएंगे। वो करैक्टर, या मैमेलरी ग्लैंड होंगी कि नहीं होंगी, वो करैक्टर क्या कहलाते हैं? उनके विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उनकी विशिष्टता को दर्शाते हैं। तो पहली बात तो बेयर के नियम में ये लागू होती है। दूसरा क्या है? अलग अलग जाति के जो भ्रूण होते हैं उनके वयस्क की तुलना में अधिक समानता रखते हैं। और जैसे जैसे जो भ्रूण का डेवलपमेंट और आगे की ओर होता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो भ्रूण है वो अलग अलग अपनी अपनी जाति को जाति के अनुसार क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं या स्पष्टता लेने लग जाते हैं। ये दूसरा सिद्धांत था। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो मैंने कल बताया था कि जैसे कोई भी जंतु है, जैसे मनुष्य है, मुर्गी है, कछुआ हमने ले लिया, इन तीनों का यदि हम जाइगोट देखें तो उनको हम पहचान नहीं पाते कि ये जाइगोट किसका है, मुर्गी का है, मनुष्य का है या कछुए का है। उसके बाद में और आगे की भ्रूणीय अवस्थाओं को देखें, हम दिन भर दिन देखेंगे तो हम देखेंगे कि फिर भी हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो भ्रूण किसका है, मुर्गी का है, मनुष्य का है या कछुए का है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट और आगे होगा तो हम पहचानना शुरू कर देंगे कि भी, या उन भ्रूण के चित्रों को देख करके या भ्रूण को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये मुर्गी का भ्रूण है, ये मनुष्य का है या कछुए का भ्रूण है। तो हम ये देख रहे हैं कि भ्रूण की जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, चाहे वो मोरुला अवस्था हो, चाहे जाइगोट हो, चाहे मोरुला हो, गैस्ट्रुला हो, और फिर जैसे जैसे अंग निर्माण हो रहा है तो वहाँ तक हम नहीं पहचान पाते कि ये भ्रूण किस जाति का जंतु का है। परंतु जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो हमें भ्रूण जो है वो क्लियर दिखाई देने लगता है। तो यही बात सेकंड बात बेयर ने बताई थी कि अलग अलग जाति के भ्रूण उनके वयस्क की तुलना में अधिक समानता रखते हैं, क्योंकि वयस्क जो होते हैं कोई भी जाति का वो हमें क्लियर पता है। जैसे आज हमें पता है कि ये गाय है, भैंस है, बंदर है, मनुष्य है, बिल्ली, चूहा। परंतु यदि उनकी भ्रूणीय अवस्थाओं को देखेंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो भ्रूण किसका है। तो ये बात इसके सेकंड नियम में कही गई है। तीसरा जो नियम है वो कहा कि एक उच्चतर प्राणी अपने परिवर्तन के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो निमंत्र जंतुओं के परिवर्तन से मिलती है। ये जैव विकास के अंदर भी बहुत बड़ी बात है, और इसी के आधार पर जातीय आवर्तन का सिद्धांत या पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया गया था मुल्लर के द्वारा। तो ये जो है बेयर का ये जो थर्ड नियम है, इसने आगे एक नए सिद्धांत को जन्म दे दिया था। अब यदि पहले यहाँ इसकी बात करें कि एक उच्चतर प्राणी, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, कि एक हायर एनिमल जो है अपने डेवलपमेंट स्टेजेस के दौरान उन सभी स्टेजेस से गुजरता है जो निमंतर जंतुओं के परिवर्तन से मिलती है। यानी कि जैसे हम मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य का डेवलपमेंट यदि हम देखेंगे, चाहे वो मनुष्य का मोरुला हो, जाइगोट हो, चाहे वो मोरुला हो, चाहे ब्लास्टुला हो, चाहे गैस्ट्रुला हो, चाहे फिर वो ऑर्गेनोजेनेसिस हो, तो उन सभी अवस्थाओं को यदि देखेंगे तो वो सभी अवस्थाएं हमारे जो प्रारंभिक के जो जंतु थे, या यूँ कहते हैं कि हमारे प्रारंभ के जो पूर्वज थे, उनके बारे में हमें बताने का प्रयास करती हैं वो अवस्थाएँ। जैसे यदि मैं थोड़ा सा उसको बड़ी उदाहरण से अगर देखूँ या समझाऊँ आपको, कि जैसे मान लीजिए हम बात करें मनुष्य की हार्ट की, हार्ट ऑफ ह्यूमन, तो हार्ट की बात करें तो मनुष्य के हार्ट के अंदर पहले 2 चैम्बर बनते हैं। कितने चैम्बर बनते हैं? 2, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। फिर उसके अंदर क्या बनते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट बनता है।
ओरिकल, ओरिकल, और ये क्या है कि वेंट्रिकल। फिर उसके अंदर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट बनता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट बनता है। इस तरह से यदि हम बात करें यूँ इनकम्प्लीट 4, जिसमें ओरिकल, ओरिकल और ये इनकम्प्लीट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, ये सेप्टम होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें दो ओरिकल, दो ही वेंट्रिकल बन गई। तो अब देखिएगा यदि मनुष्य के हार्ट के डेवलपमेंट को देखें तो ये टू चैम्बर्ड है, ये 3 चैम्बर्ड है, ये इनकम्प्लीट 3 चैम्बर्ड है, ये कंप्लीट 4 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड है, और ये कंप्लीट 4 चैम्बर्ड है। अब देखिएगा मनुष्य के हार्ट का डेवलपमेंट वास्तव में ऐसा ही होता है। अब इसमें देखो आप कि 2 चैम्बर्ड जो है वो पी स्टेज के अंदर पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड एम्फीबियन के अंदर पाया जाता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है, और कंप्लीट 4 चैम्बर्ड जो है एवीज और मेमेलिया के अंदर पाया जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स आप, तो फिशेज के अंदर 2 चैम्बर्ड होता है। तो हमारे अंदर पहले, अब देखो हमने क्या लिखा है कि एक उच्चतर प्राणी अपने परिवर्तन के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो निमंतर जंतुओं के परिवर्तन से मिलती है। अब देखेंगे आप कि जो ये अपने मनुष्य है, अब ये हम कहते हैं बार बार कि मनुष्य का, और मनुष्य किस में आता है, मेमेलिया में आता है। तो हम ये कहते हैं कि मेमेलिया का जो डेवलपमेंट है उससे पहले कौन से जंतु आए, मछली वर्ग के आए, उसके बाद में हम कहते हैं एम्फीबिया आए, उसके बाद में हम कहते हैं सरीसृप आए, उसके बाद में पक्षी वर्ग आए, उसके बाद में क्या आए थे, हमारे मेमेलिया आए थे, ये बात हम कहते हैं। तो देखिएगा कि उच्चतर प्राणी अपने परिवर्तन के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतु के परिवर्तन से मिलती है। अब देखिएगा कि मनुष्य के हार्ट में 2 चैम्बर हैं, तो जो किससे हमारा शो करता है, फिशेज, तो इसका मतलब हमें पता लगता है कि पहले मछलियाँ आई थी। फिर हमारे हार्ट में 3 चैम्बर डेवलप होते हैं जो एम्फीबियन, अडल्ट एम्फीबियंस के समान अवस्था है हार्ट की हमारे अंदर, तो शो करता है कि फिशेज के बाद में कौन आए, एम्फीबियंस। उसके बाद में हमारे हार्ट के अंदर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड बनते हैं जो किसके अंदर, अडल्ट स्टेज में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर। इसका मतलब इनके बाद में रेप्टाइल्स आए, उसके बाद में एवीज जिसके अंदर 4 चैम्बर पाया जाए, उसके बाद में क्या है, मेमेलिया। तो यानी कि हमारे हार्ट की जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो हमारे से जो पूर्वज प्राणी थे उनके वयस्क अवस्था से क्या होती है, मिलती जुलती होती है। इससे अपने को ये बात पता लगी। अब देखिए बेयर ने ये नियम दे दिया, उसके बाद में जाति आवर्तन या पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया गया, जाति आवर्तन या पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया गया, जो कि हेक्कल और मुलर के द्वारा दिया गया था, जिसके बारे में अपनी बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ वापस फिर से कि बेयर का जो नियम है उसी बेयर के नियम के आधार पर ही जाति आवर्तन या पुनरावर्तन सिद्धांत दिया गया है, या पुनरावर्तन सिद्धांत दिया है। और अभी मैंने बताया भी कि बेयर के नियम की जो तीसरी बात है ये ही इस नियम को समझाती है। यूँ कहते हैं कि ये ही जो बात है ये ही इस नियम को का आधार है, जातीय आवर्तन या पुनरावर्तन सिद्धांत। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। अब ये किसने दिया था, ये मुलर और हेक्कल ने दिया था। जाति आवर्तन या पुनरावर्तन का सिद्धांत हेक्कल व मुलर ने दिया था। अब इस सिद्धांत की जो मेन बात है वो ये है, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये इस सिद्धांत की मेन बात है। ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, यानी कि
व्यक्तिवर्त परिवर्धन जातिवर्तीय इतिहास या परिवर्धन को दोहराता है, परिवर्धन को दोहराता है। यदि ये बात आपने करी कि व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन जातिवर्तीय परिवर्धन को दोहराता है। कैसे? ये बात जो हमने भी वान बेर का जो नियम पढ़ा था, तीसरा नियम जो पढ़ा था, उसके सेम वही बात है। बस हेकल और मुल्लर ने क्या किया, जो वान बेर का तीसरा सिद्धांत था उस सिद्धांत को एक नाम दे दिया, व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन जातिवर्तीय परिवर्धन को दोहराता है, यानी ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। अब देखिएगा, जैसे कि अपने बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल, अभी हर्ट का जो हमने लिया है। अब हर्ट के एग्जाम्पल में यदि हम देखें, ये मतलब पहले तो इस बात का अर्थ समझते हैं क्या है कि कोई भी जाति है, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जंतु का जब विकास होता है, जंतु का विकास जब होता है या विकास की जो अवस्थाएं हमें ये बताने का प्रयास करती है, अवस्थाएं हमें ये बताती है कि उस जाति का विकास कौन से क्रम में हुआ है, कौन से क्रम में हुआ है। मेन बात ये है इस सिद्धांत की कि कोई भी जंतु का जो विकास है, हम बात किसकी कर रहे हैं, जंतु की, क्योंकि हम कह रहे हैं ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, यानी व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन। व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन जैसे चाहे मतलब हम देखें कि एक गाय का परिवर्तन हो, चाहे एक मनुष्य का परिवर्तन हो, चाहे एक चूहे का परिवर्तन हो, चाहे एक छिपकली का परिवर्तन हो, एक सांप का परिवर्तन हो, चाहे एक मछली का परिवर्तन हो, चाहे एक एस्केरिस का परिवर्तन हो, चाहे एक प्लेटिलेमेंथिस के कोई भी संघ का परिवर्तन हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जंतु के उस पर्टिकुलर उस जंतु की यदि हम डेवलपमेंट स्टेज को देखेंगे तो डेवलपमेंट स्टेज हमें ये बताती है कि उस जंतु की जो मूल जाति है उसका विकास कैसे हुआ है। अब इस बात को यदि हम जो भी मैंने हर्ट का उदाहरण दिया उससे अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये बात क्लियर हो जाएगी। कैसे कि मैंने बताया कि जब मनुष्य के हर्ट का विकास होता है तो पहले उसमें 2 चैम्बर होते हैं, फिर उसमें 3 चैम्बर होते हैं, फिर उसमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर बनते हैं, उसके बाद में उसमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर बनते हैं। ये मनुष्य के हर्ट का डेवलपमेंट है। अब देखिए मनुष्य के हर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारा कौन सा परिवर्तन हो रहा है, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन हो रहा है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जब व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि हमने हमारी जाति का विकास कैसे हुआ है उसको भी समझा दिया है, या वो भी हमें देखने को मिलता है। कैसे कि जब हमारे हर्ट के अंदर 2 चैम्बर बने, इसका मतलब हमने कहा कि पहले मछली वर्ग के समान हमारी समानता होगी, फिर हमारे हर्ट के अंदर 3 चैम्बर बने डेवलपमेंट में तो हमारे समानता किससे होगी, एम्फीबिया से होगी। फिर हमारे हर्ट के अंदर इनकम्प्लीट 3 चैम्बर बने, 4 चैम्बर बने, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर बने, तब हमने कह दिया कि हमारी जो समानता है किससे दिखाई देती है, रेप्टाइल से दिखाई देती है। फिर हमारे अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर बन गए तो इसका मतलब जो है हमारी समानता किससे होगी, एविज से, और फिर हमारा मेमेलिया के अंदर 4 चैम्बर हर्ट होता ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आप देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि मनुष्य के हर्ट ने बता दिया कि पहले मछली वर्ग आए, फिर उभयचर वर्ग आए, फिर रेप्टाइल आए, फिर एविज आए, फिर कौन आए, मेमेलिया आए। ये हमारा हर्ट हमें इस प्रकार से बता रहा है, क्योंकि हमारे हर्ट के अंदर ये भ्रूणीय अवस्थाओं में हर्ट इस प्रकार का पाया जाता है, जबकि जो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, अपूर्ण 4 चैम्बर, पूर्ण 4 और कंप्लीट 4 जो हम कह रहे हैं वो उन जंतुओं के, चाहे वो मछली वर्ग हो, चाहे उभयचर हो, चाहे सरीसृप हो, चाहे एविज, उनकी वयस्क अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, मछली वर्ग के सदस्यों से। मछली वर्ग के बाद में कौन आए हैं, उभयचर, उभयचर के बाद में रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद में एविज, और एविज के बाद में कौन आए, मेमेलिया हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। उसके बाद में यदि हम बात करें एक मेंढक की, तो मेंढक की यदि हम बात करें तो मेंढक के अंदर देखिएगा जाइगोट, मोरुला, गैस्टुला, और उसके बाद में इसका लार्वा के बाद में आता है अडल्ट फ्रॉग। ये आ गया। अब आपको बता देता हूँ कि जाइगोट जो स्टेज है वो प्रोटोजोआ को शो करती है, प्रोटोजोआ पोरीफेरा को शो करती है,
पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा, फिर फिशेज और फिर ये एम्फीबिया। अब देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट कि देखो कि मेंढक का जब डेवलपमेंट होता है, मेंढक का जब डेवलपमेंट होता है वो जाइगोट, फिर मोरुला, फिर गैस्ट्रुला, फिर लार्वा अवस्थाएँ आती है। अब देखिएगा कि जो जाइगोट है वो एक कोशिकीय अवस्था होती है। एक कोशिकीय अवस्था होने के कारण ये किसके समान शो होती है, ये प्रोटोजोआ के समान, क्योंकि प्रोटोजोआ जंतु भी एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद में मोरुला 8 से 16 कोशिकीय अवस्था होती है। तो पोरीफेरा के अंदर यही होता है कि कोशिकाओं की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, परंतु बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, संख्या लगभग लिमिटेड होती है। तो ये जो मोरुला अवस्था है किसको शो करती है, पोरीफेरा को। उसके बाद में गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है कि एक गुहा बन जाती है, खोखला स्थान पाया जाता है जिसको हम सिलेंट्रेटा के समान उसको मान सकते हैं, ठीक है। और साथ में कोशिकाओं की संख्या यहाँ इसकी तुलना में ज़्यादा होती है, यानी पोरीफेरा की तुलना में सिलेंट्रेटा में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। साथ में इसके अंदर जो ऊतकों का जो कार्य विभाजन है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाता है, क्योंकि गैस्ट्रुला अवस्था में हम देखते हैं कि एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम बन जाते हैं। एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम के द्वारा अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। तो सेम वही बातें यहाँ सिलेंट्रेटा के अंदर लागू होती है कि सिलेंट्रेटा जो है उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है और ऊतकों का जो है कार्य विभाजन पाया जाता है। उसके बाद में लार्वा अवस्था बनती है गैस्ट्रुला। लार्वा अवस्था जो होती है मेंढक की, वो चूंकि मैं आपको बता देता हूँ कि लार्वा जो होता है वो इस प्रकार का होता है, आपने देखा जिसको टैडपोल लार्वा कहते हैं, टैडपोल लार्वा कहते हैं। और ये जो टैडपोल लार्वा ये जल के अंदर रहता है, मेंढक का जो टैडपोल लार्वा है वो जल के अंदर रहता है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो श्वसनंग गिल्स होते हैं, ये जलीय जंतुओं को खाता है। उसके अलावा इसके अंदर तैरने के लिए पूंछ पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो एक मछली के समान होते हैं। तो लार्वा अवस्था किसको शो कर रहा है, फिशेस। और उसके बाद में अडल्ट जो है वो एम्फीबिया का होता ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम मेंढक का जब डेवलपमेंट देख रहे हैं, मेंढक क्या है, ये डायग्राम हमें शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये मेंढक का क्या कर रहा है शो, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन बता रहा है कि मेंढक के व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन में जाइगोट अवस्था आती है, मोरुला आती है, गैस्ट्रुला आती है, लार्वा आती है और अडल्ट स्टेज आती है। ये बात हमें बताई जा रही है। परंतु यदि इन अवस्थाओं को देखें तो जाइगोट प्रोटोजोआ की तरह शो हो रही है, और मोरुला पोरीफेरा की तरह शो हो रही है, गैस्ट्रुला सिलेंट्रेटा की तरह और लार्वा फिशेज की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेंढक का डेवलपमेंट होता है तो हमें पता लगता है कि पहले प्रोटोजोआ आए, फिर पोरीफेरा आए, फिर सिलेंट्रेटा आए, फिर फिशेज आए, फिर कोना अंत में एम्फीबियंस आए हैं। तो ये क्या हुआ कि एक मेंढक के डेवलपमेंट ने हमें उस जाति के विकास को पढ़ने को मिल रहा है कि जाति का विकास कैसे हुआ है। और चूँकि हम बार बार एक बात कह रहे हैं, हमने इवोल्यूशन में पढ़ी भी है और पढ़ेंगे भी आगे कि प्रत्येक जीव का निर्माण एक कोशिकीय जंतु से होता है, और एक कोशिकीय जंतु यानी प्रोटोजोवन से हुआ है। क्योंकि हमने जब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की थी तो उस समय हम ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में ब्रह्मांड आ गया। ब्रह्मांड आने के बाद में जब वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ, केंद्रक का निर्माण हुआ, DNA RNA का निर्माण होने से एक कोशिका बनी, और वो एक कोशिकीय जो जंतु थे उसमें प्रोटोजोन कहलाए। तो इसका मतलब प्रकृति के अंदर प्रोटोजोआ सबसे पहले आए। और जब हम कोई भी जंतु की लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं की प्रारंभिक अवस्थाओं को देखते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर जाइगोट बनता है, और जाइगोट ये शो करता है कि वो एक कोशिका होती है, और उस एक कोशिका से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो वो हमें बताती है कि किस प्रकार एक जो है व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन में जातिवर्तीय परिवर्तन को दोहराया जाता है। यानी यूँ कहते हैं कि जैसे मनुष्य का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर जाइगोट बनता है। जाइगोट बनना हमें ये शो करता है कि हमारा निर्माण प्रोटोजोआ से हुआ है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, जातीय आवर्तन या पुनरावर्तन का सिद्धांत हेकल व मुलर ने दिया था। तो हेकल और मुलर ने केवल क्या किया है, कार्ल वान बियर का जो सिद्धांत था उसको मॉडिफाई करके ये नाम दे दिया है कि प्रत्येक व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन में जातिवर्तीय परिवर्तन को दोहराया जाता है। उसके बाद में यदि हम आगे बात करें, नेक्स्ट जो सिद्धांत था जनन द्रव्य सिद्धांत, जो कि इसके अंदर दिया गया था अपनी एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, या जिसको हम कहते हैं जनन द्रव्य सिद्धांत। जनन द्रव्य सिद्धांत की यदि हम बात करें तो ये अगस्ट वीजमान ने दिया था। ये सिद्धांत अगस्ट
वीजमैन ने दिया था। अब देखो कि हमने बात लेमार्क और डार्विन की है। लेमार्क ने एक बात कही थी कि कोई भी जीव जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है वो धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं, जो अंगों का उपयोग नहीं किया जाता वो अंग धीरे धीरे काम में आना बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ऐसी बात किसने कही थी? लेमार्क ने कही थी। अब देखिएगा कि लेमार्क के सिद्धांत का खंडन भी हुआ। वीजमैन ने जो है लगभग 21-22 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटी, तो काटने के बाद में देखा कि 22वीं-23वीं पीढ़ी में पूंछ मौजूद होती है। तो उस प्रयोग को करने के बाद में फिर ये जर्म प्लाज्म थ्योरी या जनन का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? अगस्ट वीजमान के द्वारा। अगस्ट वीजमान ने बताया कि शरीर के अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं। काय कोशिका, क्या बताया इसने? शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। पहली होती है काय कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। जनन कोशिका यानी इसको कहते हैं सोमेटिक सेल और इसको कहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल। अब देखिएगा कि अगस्ट वीजमैन ने जो है लेमार्क के सिद्धांत का खंडन करने के बाद में सिद्धांत दिया था, तो इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और यहीं से फिर हमें पता लगा कि शरीर में जनन कोशिकाएं भी पाई जाती है। अब देखिएगा हुआ क्या, इन्होंने बताया कि शरीर 2 कोशिकाओं से बना होता है, काय कोशिका और जनन कोशिका। काय की कोशिका में पाए जाने वाला जो जनन द्रव्य जो कोशिका द्रव्य उसको कायिक कोशिका द्रव्य कहा जाता है और जनन कोशिका में पाए जाने वाला कोशिका द्रव्य का जनन कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब देखिएगा क्या होता है, इसने ये बात कही थी, अगर इसको एक लाइन में कहें कि 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो शरीर के कायिक लक्षणों को नियंत्रण जो हमेशा है शरीर की वृद्धि विकास के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं कायिक कोशिका होती है और जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा जनन में भाग लेती है और ये कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं, जिसके कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये बात किसने कही थी? अगस्ट वीजमान ने कही थी। तो अगस्ट वीजमान का सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। इन्होंने ये बात एस्केरिस के ऊपर प्रयोग करके कही थी कि ये जो हैं जंतु उनके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक काय कोशिका और एक जनन कोशिका। जनन कोशिकाओं के अंदर अगर परिवर्तन आते हैं तो जिसके द्वारा फिर अगली पीढ़ी में नए लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा इन्होंने कहने का प्रयास किया था। उसके बाद में जो सिद्धांत दिया गया था मोज़ेक सिद्धांत। मोज़ेक सिद्धांत की यदि हम बात करें, अगला सिद्धांत है अपना मोज़ेक सिद्धांत। मोज़ेक सिद्धांत। मोज़ेक सिद्धांत जो है विल्हेम राउक्स ने दिया था। विल्हेम राउक्स ने दिया था। विल्हेम राउक्स ने दिया था। ये जो सिद्धांत है इन्होंने इस सिद्धांत को जब इन्होंने बताया तो उस समय जो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी उसके युग का भी प्रारंभ हो गया था, प्रयोगात्मक भ्रूणिकी का भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि इन्होंने एक जाइगोट को लेकर के उसकी 2 कोशिकाओं को लेकर के जाइगोट के बाद जब 2 कोशिकाएं बनती हैं उनको लेकर के उनके ऊपर अध्ययन किया था, तो प्रयोग करके फिर इस बात को सिद्ध किया था। इन्होंने ये बताया था कि विदलन के बाद में जाइगोट में कोशिकाओं में विदलन के बाद में कोशिका का भविष्य पहले से निर्धारित हो जाता है। इन्होंने सबसे पहली बात ये थी कि जाइगोट में विदलन के बाद कोशिकाओं का भविष्य पहले से निर्धारित हो जाता है। पहले से निर्धारित हो जाता है। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो मेंढक के ऊपर किए थे। इन्होंने देखा कि मेंढक जो होता है उसका उन्होंने एक अंडा लिया, उस अंडे के जब 2 कोशिका अवस्था आई तो लेने के बाद में क्या किया, उसको एक कोशिका को सुई से नष्ट कर दिया। तो उसके बाद में इन्होंने देखा कि जो अंडा डेवलप हो रहा था उसमें जिस कोशिका को उन्होंने नष्ट कर दिया तो उस कोशिका से बनने वाले अंग भी उस भ्रूण में नहीं थे। इसका मतलब इन्होंने बताया कि कोशिकाओं का भविष्य पहले से ही नियत होता है और अगर किसी कोशिका को नष्ट किया जाए तो उसके द्वारा
उस अंग का निर्माण नहीं होता है। जैसे यदि इसको हम थोड़ा सा देखें, जैसे उसने विलियम रॉक्स ने क्या किया, एक अंडा लिया मेंढक का, ये क्या है, मेंढक का अंडा, मेंढक का अंडा, इसमें कितनी कोशिकाएं आई, 2 कोशिका, 2 सेल स्टेज। इसको क्या किया, गर्म सुई से कोशिका को नष्ट किया। तो इन्होंने देखा कि भ्रूण में सभी अंगों का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये मोज़ेक क्या होता है। मोज़ेक का मतलब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मोज़ेक का मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, इसके अंदर ये इस तरह से यदि कोई भी अवस्था, जैसे मान लो मोज़ेक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ अपने पास, एक गेंद ले लेते हैं, गेंद के ऊपर यदि हम मान लें कि इस तरह से अलग अलग कलर किए हुए हों, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, मोज़ेक कहलाती है। या जैसे हम कई बार घरों में देखते हैं कि एक गाय की बच्ची जन्म लेती है, तो जन्म लेने के बाद हम देखते हैं उस बच्ची का जो रंग होता है, वो रंग नहीं तो ब्लैक होता है, नहीं क्या होता है, सफ़ेद होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, जैसे ब्लैक रंग है तो उसके अंदर जगह जगह वाइट रंग है, तो वो अवस्था मोज़ेक अवस्था कहलाती है हमेशा। तो उसी तरह देखिएगा कि यहाँ मोज़ेक कहने का विलियम रॉक्स है, उनका क्या मतलब था कि मेंढक का निषेचित अंडा है, उसमें विदलन शुरू हुआ तो कितनी स्टेज आ गई, 2 स्टेज। उन्होंने फिर एक कोशिका को क्या किया, गर्म सुई से नष्ट कर दिया, तो ये कोशिका बच गई। अब इस कोशिका से भ्रूण का डेवलपमेंट तो हुआ, परंतु इस कोशिका से उन्हीं अंगों का निर्माण हुआ जो इस कोशिका से बनने होते हैं, उन्हीं अंगों का निर्माण हुआ, जबकि इस कोशिका से बनने वाले अंग हैं वो उस भ्रूण में नहीं बन पाए। तो इन्होंने कहा कि विलियम रॉक्स ने कहा कि इस प्रकार एक अंडे के अंदर 2 कोशिका अवस्था से ही उसका भविष्य निर्धारित हो जाता है कि कौन सी कोशिका में किस प्रकार के विभाजन होंगे और विभाजन से कौन से अंगों का निर्माण होगा। यदि उस 2 कोशिका अवस्था में से किसी एक कोशिका को नष्ट कर दिया जाए तो भ्रूण के अंदर उन अंगों का निर्माण नहीं होता है। साथ में उन्होंने बताया कि अंडे के अंदर 2 प्रकार के पोल होते हैं, एक वेजिटल पोल और एक एनिमल पोल होता है, यानी एक सक्रिय ध्रुव और एक होता है अल्पक्रिय ध्रुव। एक सक्रिय ध्रुव और एक होता है अल्पक्रिय या अक्रिय ध्रुव, अल्पक्रिय ध्रुव। ये 2 प्रकार के पोल पाए जाते हैं। इन्होंने बताया कि जो मेंढक का जो एनिमल पोल होता है, या यूँ कहते हैं कि मेंढक का जो सक्रिय ध्रुव होता है, इस सक्रिय ध्रुव के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक व पित्तक पाया जाता है, जबकि अल्पक्रिय ध्रुव पर क्या पाया जाता है, हमेशा कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। तो इसने ये भी बताया कि अंडे के अंदर 2 ध्रुव पाए जाते हैं, सक्रिय ध्रुव और अल्पक्रिय ध्रुव। सक्रिय ध्रुव का मतलब जहाँ केंद्रक और पित्तक होते हैं, जबकि अल्पक्रिय ध्रुव का मतलब जहाँ क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्रक व कोशिका द्रव होते हैं, केंद्रक व कोशिका द्रव होते हैं सक्रिय ध्रुव पर, और अल्पक्रिय ध्रुव पर क्या होता है, केवल पित्तक पाया जाता है, केवल क्या पाया जाता है, पित्तक या योग पाया जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि इसने ये बताया कि सक्रिय ध्रुव पाया जाता है, अल्पक्रिय ध्रुव पाया जाता है। उसके अलावा प्रत्येक जो अंडा होता है, निषेचित अंडा होता है, उसके अंदर जो जितनी कोशिकाएं बनती हैं उनका भविष्य पहले से निर्धारित होता है। तो निर्धारित होता है तो इसका मतलब वो कोशिकाएं आगे जाकर उन्हीं अंगों का निर्माण करती है। इस प्रकार अंडे के अंदर एक मोज़ेक स्थिति बन जाती है और इसी को क्या कहते हैं, मोज़ेक सिद्धांत कहते हैं। ये बात विलियम रॉक्स ने बताई थी। उसके बाद में यदि हम देखें, एक सिद्धांत आया था प्रवणता सिद्धांत। प्रवणता सिद्धांत जो टी बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था? टी बोवेरी ने, जो अपना इसका लास्ट सिद्धांत है प्रवणता सिद्धांत। ये टी बोवेरी ने दिया था, ये टी बोवेरी ने दिया था। अब प्रवणता सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इसने बताया था कि अंडे के अंदर जो है 2 प्रकार की प्रवणता पाई जाती है, एक सक्रिय प्रवणता और एक कौन सी होती है, अल्पक्रिय प्रवणता पाई जाती है। अंडे के अंदर 2 प्रकार की प्रवणताएं पाई जाती है, एक सक्रिय प्रवणता और एक होती है अल्पक्रिय प्रवणता। अब पहली बात मैं बताता हूँ प्रवणता का मतलब क्या है। प्रवणता का मतलब यही होता है कि अंडे के अंदर जो उपापचयी पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन संश्लेषण हैं,
आरण्य हैं, ये जहाँ पर पाए जाते हैं उसको यहाँ पर मतलब अंडे की प्रवणता से है। अब सक्रिय प्रवणता का मतलब सक्रिय ध्रुव की ओर होता है, और अल्पक्रिय ध्रुव की ओर कौन सी प्रवणता होती है? अल्पक्रिय प्रवणता होती है। सक्रिय प्रवणता जो होती है हमेशा मैंने बताया किधर होती है, ये केंद्रक होता है और ये क्या होता है? कोशिका द्रव। तो यहाँ पर कौन सी प्रवणता पाई जाती है? सक्रिय प्रवणता। और अल्पक्रिय प्रवणता क्या होती है? जहाँ पर क्या पाया जाता है? पित्तक पाया जाता है, पित्तक पाया जाता है। अब देखिएगा कि सक्रिय प्रवणता का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण व आरएनए अधिक होता है, तो इस कारण यहाँ की प्रवणता क्या कहलाती है? सक्रिय प्रवणता। और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज़्यादा होती है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज़्यादा होती है, और यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण और आरएनए संश्लेषण जैसी घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्पक्रिय प्रवणता। ये बात किसने कही थी? टी बोवेरी ने। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी है उसका जो इतिहास है वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये अपना एक चैप्टर खत्म हो गया कि एम्ब्रियोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, किस प्रकार ये किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या बात कही। तो इसकी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके अंदर सबसे पहले पूर्व रचनावाद आया, उसके बाद में एपिजेनेसिस आया, उसके बाद में कार्ल वान बियर का सिद्धांत आया, और उसके बाद में जो है जाति पुनरावर्तन का सिद्धांत आया। उसके बाद में जब हम बात करें मोज़ेक सिद्धांत दिया गया, और उसके बाद में ये प्रवणता सिद्धांत दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, परंतु अपने जो सिलेबस में जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।